गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में, जो कवि है पर्वत प्रदेश में पावस कविता के। उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म होता है 1900 में 1900 में और मृत्यु होती है 1977 में यानी 1977 में। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा जो जगह है वहाँ इनका जन्म होता है। फिर बचपन से ही ये कविता लिखना शुरू कर देते हैं। ये बचपन से ही कविता लिखते थे। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए और 7 साल के जब ये 7 साल के थे तभी स्कूल में इन्होंने एक कविता पढ़ी थी, कविता पाठ के यानी पोएम रिसाइटेशन के कंपटीशन में पार्ट लिया और उनको अवार्ड भी मिला था उसके लिए। 1915 में अस्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। और 1915 यानी 1915 में ही ये अस्थायी रूप से यानी परमानेंटली साहित्य सृजन यानी रचना लिखना शुरू कर दिया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है। छायावाद एक टाइम पीरियड का नाम है और एक दर्शन का नाम है, ठीक है। टाइम पीरियड 1918 to 20 से लेकर 1936 तक का टाइम पीरियड को छायावाद कहा जाता है। और उसके प्रमुख स्तंभ थे यानी उस काल में 4 प्रमुख कवि थे, 4 प्रमुख रचनाकार थे। उनमें से ये एक थे। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 प्रमुख रचनाकार थे उस छायावाद काल के और उसमें से ये एक थे, इसीलिए इनको प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए, ऐसा लिखा गया है। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इनकी जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने कविताएं लिखी उसमें प्रकृति प्रेम यानी नेचर के प्रति प्रेम दिखाई देता है और रहस्यवाद दिखाई देता है, एक रहस्य दिखाई देता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और उसके बाद वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो उनको कौन सा जो विचार है वो हिट करता है, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म सबको पता है, और महात्मा गांधी के विचार, ये दोनों विचारों से ये प्रभावित होते हैं। काफी इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर इन 2 लोगों के विचारों का। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। तो शुरुआत में इनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम दिखाई देता है, रहस्यवाद दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे इनकी रचनाओं पर या इन पर मार्क्सवाद और महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव नजर आता है और फिर आगे चलकर इनकी कविताओं पर अरविंद दर्शन भी नजर आता है, अरविंद फिलोसॉफी भी नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े और जीविका के लिए यानी कमाई के लिए, नौकरी के लिए ये उदय शंकर संस्कृति केंद्र एक सेंटर था, वहाँ उससे ये जुड़े यानी वहाँ ये काम करने लगे। आकाशवाणी में के परामर्शदाता रहे और आकाशवाणी यानी रेडियो में, इंडियन रेडियो जो है उसमें ये परामर्शदाता रहे, इंस्ट्रक्शन देते थे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की और लोकायतन नाम की एक सांस्कृतिक संस्था, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की को इन्होंने स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया और 1961 में इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिया गया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए और हिंदी साहित्य जगत में ज्ञानपीठ एक बहुत बड़ी पुरस्कार है और सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था। उससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं हुआ करता था। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1960 में इनकी एक संग्रह है, कविता संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, कला और बूढ़ा चांद नाम से है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है। 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1969 में चिदम्बरा भी उनका एक संग्रह है, उसके लिए इनको मिला, सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे सम्मान मिले, अवार्ड्स मिले। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनका निधन जो है, इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, इन सब के अलावा इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वे हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। तो ये थी सुमित्रानंदन पंत के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम आगे पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। कवि कहते हैं कि ऐसा इस दुनिया में कौन होगा, ऐसा कोई आदमी होगा नहीं होगा जिसका मन पहाड़ पर जाने का नहीं करता हो।
पहाड़ों को देखने का मन नहीं करता हो, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। हम सबको पता है हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ का, इंडिया का, तो हर कोई वहाँ जाना चाहता है, लेकिन हर कोई जा नहीं पाता। तो जो लोग हिमालय तक नहीं जा पाते वो ज़रूर आसपास के छोटे मोटे पहाड़ पर ही ज़रूर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो फिर कहते हैं कि अगर हर किसी का मन पहाड़ों पर जाने को करता है लेकिन हर कोई जा नहीं पाता है, तो कहते हैं कि अगर ऐसा मन कर रहा हो और उसी समय आपको ऐसी कोई कविता मिल जाए जो आपको क्लास में बैठे बैठे ही आपको ऐसी अनुभूति दे जाए, ऐसा एक्सपीरियंस करा जाए जैसे कि आपको लगे कि आप अभी अभी ऐसे पहाड़ी अंचलों से घूम कर आए हों, तो कितना अच्छा होगा। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। कहते हैं कि हम जो अभी कविता पढ़ेंगे, नीचे जो कविता हम पढ़ेंगे, वो कविता बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें देगी, जैसे लगेगा इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम खुद अपनी आंखों से पहाड़ की सुंदरता देख रहे हैं। यही नहीं, सुमित्रानंद पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है, बल्कि उनकी अधिकांश कविताओं को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल प्रकृति में वास करते हैं। हमारे आसपास जो भी ये दीवार है, जो भी ये बंधन बन गया है, जैसे लोग आज जंगल में रहना पसंद नहीं करते, जंगल में रहने वाले को जंगली कह दिया जाता है, पिछड़ा हुआ कह दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मिट गई है। उनकी कविताओं को पढ़ने पर ऐसा लगेगा जैसे हम जंगल में ही रहना हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे हम जंगल में रहते हैं। उनकी कविता इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है कि उसको पढ़ने के साथ साथ हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी वहाँ पहुँच गए हैं, उस जंगल में, उस प्रकृति के बीच पहुँच गए हैं। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। और कहते हैं कि उनकी कविताओं को पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी उस जंगल में पहुँच गए हैं, हम झरने देख रहे हैं, हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम वहीं रहना चाहते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है। महाप्राण निराला ने भी कहा था, महाप्राण निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है, उन्होंने भी पंत जी के बारे में ये कहा है कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। और निराला ने पंत जी के बारे में ये कहा था कि पंत जी की जो सबसे जबरदस्त, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो कौशल है, उनकी जो कौशल है, जो सबसे अच्छी जो चीज़ है, उनकी सबसे जो ताकतवर उनके अंदर जो चीज़ है वो उनकी शैली है, उनकी स्टाइल है, उनके कहने का तरीका है, जो अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर, जो जिसके वजह से वो अपने विषय है, वो जिस टॉपिक पे जो भी कुछ लिखते हैं उसको अनेक उपमाओं से, अनेक एग्जाम्पल से उसको सुंदर बनाते हैं, अनेक चीज़ों से उसका कंपैरिजन करके सुंदर बनाते हैं और उसको मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं और उसको बहुत सुनने में अच्छा लगे और बहुत सभी को पसंद आए, ऐसा वो अपने टॉपिक्स को, अपने विषयों को कर देते हैं। ऐसा निराला जी ने पंत जी के बारे में कहा था। तो इस वीडियो में हमने जाना सुमित्रानंद पंत के जीवन के बारे में, वो कैसे कवि हैं, वो किन विषयों पर रचना करते हैं, और पार्ट प्रवेश में हमें उसका एग्जाम्पल दिखाया गया कि वो कैसे रचना करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें क्या मिलता है, हम कैसे सोचने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलता है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।